हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 22 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 7 टॉपिक्स है, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो केरल राज्य से संबंधित है। तो केरल ने सर्पदंश से होने वाली मौतों और विकलांगता को रोकने के लिए एक व्यापक राज्य कार्य योजना सैप्स को प्रस्तावित किया है, पेश किया है। 20 जुलाई 2026 को जारी स्टेट एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्नेक बाइट इन वेनमिंग यानी कि सैप्स, ये कार्य योजना प्रस्तुत किया गया है केरल के द्वारा, जिसका लक्ष्य 2030 तक सर्पदंश से शून्य मृत्यु और शून्य विकलांगता हासिल करना है। ये जो योजना है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन और राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप तैयार किया गया है और केरल ने 13 अक्टूबर 2025 को केरला पब्लिक हेल्थ एक्ट 2023 के तहत सर्पदंश को विषाक्तता को नोटिफाइबल रोग घोषित किया था। तो केरल पब्लिक हेल्थ एक्ट 2023 के तहत सर्पदंश विषाक्तता को नोटिफाइबल रोग घोषित किया गया था केरल सरकार द्वारा 13 अक्टूबर 2025 को। नोटिफाइबल रोग का मतलब क्या होता है? तो अब ऐसे मामलों की व्यवस्थित रिपोर्टिंग और निगरानी स्वास्थ्य तंत्र की जिम्मेदारी होगी। तो नोटिफाइबल रोग घोषित करने का मतलब होता है कि ऐसे जो मामले होते हैं उनकी व्यवस्थित रिपोर्टिंग की जाएगी और निगरानी की जाएगी। किसके द्वारा? तो स्वास्थ्य तंत्र के द्वारा। अब ये उनकी जिम्मेदारी होगी। सर्पदंश मामलों और मौतों की ट्रैकिंग के लिए इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और सारपा ऐप का उपयोग किया जाएगा। और वर्ष 2025 में केरल में सर्पदंश से 18 मौतें दर्ज हुई, जबकि 2018-19 में ये संख्या 123 थी। तो ये संख्या घट के काफ़ी कम हो गई है। तो अब इसी को 2030 तक शून्य करने के लक्ष्य के साथ केरल सरकार ने सैप्स कार्य योजना को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट टॉपिक ब्रिटेन से संबंधित है। तो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। कौन नियुक्त हुए हैं? तो एंडी बर्नहम, इन्होंने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है और उन्होंने कीर स्टारमर का स्थान लिया है। यूके में प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और कार्यपालिका का नेतृत्व करता है। जैसे भारत में प्रधानमंत्री सरकार के मुख्य प्रमुख होते हैं और कार्यपालिका का नेतृत्व करते हैं, वैसे ही ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री ही सरकार के प्रमुख होते हैं। लेकिन ब्रिटेन में और भारत में एक अंतर है कि वहाँ पे एक संवैधानिक राजतंत्र है और यहाँ पे गणतांत्रिक लोकतंत्र है। तो यहाँ पे जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो चुने जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे मनोनीत होते हैं। यहाँ चुन के उनका चुनाव होता है, राष्ट्रपति का पूरा चुनाव होता है। और ब्रिटेन में जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ के राजा होते हैं और वहाँ राजतंत्र है, जहाँ औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष सम्राट ही होता है और वास्तविक शासन प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के हाथों में होता है। और प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति और सरकार के गठन के लिए सम्राट को सलाह देते हैं, जिसके बाद राष्ट्राध्यक्ष इनका गठन करते हैं। तो भारत जैसी ही व्यवस्था है, बस राष्ट्राध्यक्ष में वो अंतर है। वहाँ पे जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो राजतंत्र के मतलब उनके पापा जो राष्ट्राध्यक्ष है, तो नेक्स्ट राष्ट्राध्यक्ष उनके बेटा ही होंगे, तो चार्ल्स द्वितीय ही होंगे, ऐसा है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट टॉपिक पीच ब्लैक एक्सरसाइज 2026 से संबंधित है। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स बेस डार्विन में एक्सरसाइज पीच ब्लैक 2026 में भाग लिया है। 20 जुलाई से 7 अगस्त तक चलने वाला ये अभ्यास पीच ब्लैक रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स बेस का प्रमुख द्विवार्षिक हवाई युद्ध अभ्यास है और इस अभियान का नाम उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के विशाल निर्जन क्षेत्रों में विशेष रात्रि अभियान के कारण रखा गया है। भारतीय दल जो इसमें शामिल हुआ है उसमें कौन कौन से विमान और
लोग शामिल हुए। तो भारतीय दल में 4 राफेल लड़ाकू विमान, 2 C-17 ग्लोब मास्टर 3 रणनीतिक परिवहन विमान और 120 से अधिक एयर वॉरियर शामिल हुए हैं। तो एक्सरसाइज पीच ब्लैक 2026 में लगभग 20 देश, 100 तक जेट विमान और 2500 से अधिक सैन्य कर्मी भाग ले रहे हैं। और इस अभ्यास के दौरान जटिल हवाई युद्धाभ्यास, संयुक्त परिचालन प्रशिक्षण और 5वीं पीढ़ी के F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमानों के साथ समन्वित संचालन का अभ्यास किया जाएगा। तो ये अभी इसका आयोजन हो रहा है 20 जुलाई से 7 अगस्त तक। और कहाँ पे हो रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, डार्विन में। भारतीय दल भी शामिल हुआ है। भारतीय दल में 4 राफेल लड़ाकू विमान, 2 C-17 ग्लोब मास्टर 3 रणनीतिक परिवहन विमान और 120 से अधिक एयर वॉरियर्स शामिल हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक भी ब्रिटेन से संबंधित है। तो जैसा कि मैंने पीछे डिस्कस किया दूसरा टॉपिक कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। तो जब प्रधानमंत्री नए नियुक्त हुए तो मंत्रिमंडल भी नया बनेगा। तो ये जो नया मंत्रिमंडल बना है उसमें इस बार एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया है। क्या एक्सपेरिमेंट किया गया है? तो पहली बार कैबिनेट स्तर पर AI मंत्रालय का गठन किया गया है और कनिष्क नारायण को ब्रिटेन का पहला AI मंत्री नियुक्त किया गया है। ये जो पद होगा AI मंत्रालय का या AI मंत्री का, ये सीधे प्रधानमंत्री के कैबिनेट से जुड़ा हुआ होगा और इस कदम का उद्देश्य AI से जुड़े नियमों, नवाचार, ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था को एक समन्वित नीति के तहत आगे बढ़ाना है। अब कनिष्क नारायण के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो कनिष्क नारायण भारतीय मूल के राजनेता हैं जिनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था और वे 12 वर्ष की उम्र में कार्डिफ, वेल्स चले गए थे। इन्होंने 2024 से हाउस ऑफ कॉमन्स में वेल्स के वैले ऑफ ग्लैमरगन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। तो ये 2024 से ही हाउस ऑफ कॉमन्स में एक नेता के रूप में कार्यरत है और ये बिहार के मुजफ्फरपुर के हैं, लेकिन 12 वर्ष की उम्र में ही ये वेल्स चले गए थे, कनिष्क नारायण। नेक्स्ट टॉपिक 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड से संबंधित है। तो हाल ही में हमने अंतर्राष्ट्रीय फिजिक्स ओलंपियाड के बारे में भी डिस्कस किया था। उसमें भारत ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था और इस बार उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित हो रहे 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड 2026 में भी भारत ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और भारत के जो 4 विद्यार्थी शामिल हुए थे, चारों ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। चारों विद्यार्थी का नाम देख लेते हैं। तो एक तो है ओडिशा के देवादत्त प्रियदर्शी। इन्होंने 2025 में जो रसायन ओलंपियाड हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड, उसमें भी पदक जीता था लेकिन सिल्वर पदक जीता था और इस बार इन्होंने गोल्ड पदक जीता है। इनके साथ ही पंजाब के हर्षित सिंगला, दिल्ली के कबीर छिल्लर और तेलंगाना के संदीप कुची, इन तीनों ने भी स्वर्ण पदक जीता है। और इस जीत के साथ ही भारत ने पदक तालिका में चीन, वियतनाम और रूस के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड के 58वें संस्करण में 93 देशों के 363 विद्यार्थियों ने भाग लिया और ये माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए रसायन विज्ञान की एक वार्षिक वैश्विक प्रतियोगिता होती है जो हर साल आयोजित की जाती है। और इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड के साथ साथ 3 और ओलंपियाड होते हैं, जैसे इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड और इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड। तो ये टोटल 4 ओलंपियाड होते हैं जिसमें अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री का हमने 2 दिनों में डिस्कस किया है। नेक्स्ट टॉपिक दक्षिण एशियाई खेल 2027 से संबंधित है। तो दक्षिण एशियाई खेल का आयोजन 2027 में पाकिस्तान में किया जाएगा। ये इस खेल का 14वां संस्करण होगा जो 23 मार्च से 31 मार्च 2027 तक लाहौर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में 8 दक्षिण एशियाई देशों के 3500 से अधिक खिलाड़ी के 27 खेलों में हिस्सा लेने की उम्मीदें हैं। और दक्षिण एशियाई खेलों को साउथ एशिया फेडरेशन गेम्स भी कहा जाता है, जिनका आयोजन साउथ एशियन ओलंपिक काउंसिल के तहत होता है, जो इस प्रतियोगिता की संचालन संस्था है। पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि पहली बार इस खेल की मेज़बानी कर रहा है, इससे पहले भी 2 बार मेज़बानी कर चुका है।
कब कब, तो 1989 में और 2004 में। इन 2 वर्षों में भी भारत ने दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन किया था। ये तीसरी बार वो 2027 में इन खेलों का आयोजन करने जा रहा है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पीवी सिंधु के बारे में है। तो पीवी सिंधु जापान ओपन जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने टोक्यो में आयोजित BWF सुपर 750 प्रतियोगिता के महिला फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराकर ये खिताब जीता है और उन्होंने अकाने यामागुची को 21-17, 21-17 से हराया है और ये उनका पहला जापान ओपन तथा पहला BWF सुपर 750 खिताब है। तो पीवी सिंधु अभी भारत की पहली ऐसी खिलाड़ी बन गई हैं जापान ओपन जीतने वाली। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। अगर आपको इससे रिलेटेड PDF डाउनलोड करना हो तो आप ओनली BPSC की साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको एक जगह पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स आसानी से मिल जाएंगे। थैंक यू।